पेपर क्रोमेटोग्राफी इज़ अ टाइप ऑफ प्लानर क्रोमेटोग्राफी। जैसा कि हमने क्रोमेटोग्राफिक क्लासिफिकेशन में डिस्कस किया था, प्लानर क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज को फ्लैट बेड फॉर्म में यूज़ किया जाता है। पेपर क्रोमेटोग्राफी में हम पेपर को यूज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ द फ्लैट बेड एंड मोबाइल फेज कैपिलरी एक्शन के थ्रू इस पेपर के फ्लैट बेड पर रन करके कंपोनेंट्स के सेपरेशन में हेल्प करता है। पेपर क्रोमेटोग्राफी भी टीएलसी की ही तरह सिंपलेस्ट एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक है, जो कि यूज़ होती है फॉर द आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड द क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ both the organic and inorganic compounds. So what is the principle involved in the paper chromatography? प्रिंसिपल को समझने के लिए हमें दो टर्म्स को समझना बहुत ज़रूरी है। द फर्स्ट टर्म इज़ द कैपिलरी एक्शन। क्योंकि हमारा पेपर एक पोरस मटेरियल का बना है, तो उसमें कुछ न कुछ पोर्स प्रेजेंट होंगे जिसे हम कैपिलरी की तरह कंसीडर कर सकते हैं। वाटर इन कैपिलरीज में मूव करता है बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ एडहेसन, कोहेसन एंड द सरफेस टेंशन, और इसी मैकेनिज्म को हम कैपिलरी एक्शन कहते हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू नोट हियर दैट दिस मैकेनिज्म वर्क्स अगेंस्ट ग्रेविटी विदाउट एनी एनर्जी। दूसरा टर्म जो हमें समझना है उसे हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं। सॉल्युबिलिटी इज डिफाइंड एज अ डिग्री टू विच अ सॉल्यूट डिजॉल्व्स इनटू अ सॉल्वेंट, और हमें ये भी पता है लाइक्स डिजॉल्व्स लाइक। तो इसी प्रॉपर्टी को हम यूज़ करते हैं फॉर द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स बाय यूजिंग कॉम्बिनेशंस ऑफ सॉल्वेंट्स लाइक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स एंड द बफर्स। Combination of solvents are prepared depending upon the materials to be separated. Because separation of components in the paper chromatography depends upon both the solubility in the mobile phase and their differential affinity to the mobile phase and the stationary phase, और इसी तरह की affinity की वजह से components का distribution होता है, या कह सकते हैं पार्टीशन होता है बिटवीन लिक्विड फेजेस। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी इज़ द प्रिंसिपल इन्वॉल्व्ड इन द पेपर क्रोमेटोग्राफी, wherein the substances are distributed or partitioned between the liquid phases. One phase is the water, which is held in the pores of the filter paper used, and other is the mobile phase which moves over the paper. Now what are the different types of the chromatographic paper which we use for the paper chromatography? The fibrous structure rather than the chemical composition characterizes the paper used in the paper chromatography. Investigations have revealed that improvements in the fibrous structure can help to improve the chromatographic performance. फाइब्रस स्ट्रक्चर्स को बढ़ाने के लिए पेपर क्रोमेटोग्राफी में यूज़ होने वाले पेपर को कुछ इस तरीके के सेलुलोज स्लरी से बनाया जाता है जिसके फाइबर्स बहुत ही शॉर्ट हों, या फिर स्लरी में माइक्रो फिलामेंट्स ऑफ ग्लास फाइबर्स का यूज़ किया जाता है। इसी बेसिस पर पेपर क्रोमेटोग्राफी में यूज़ होने वाले पेपर्स को हम अनमॉडिफाइड सेलुलोज, मॉडिफाइड सेलुलोज, ग्लास फाइबर पेपर्स या मेम्ब्रेन फिल्टर्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। आइए समझते हैं वन बाय वन सभी को। अनमॉडिफाइड सेलुलोज पेपर ही सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला पेपर है। इस पर्पज़ के लिए हम रेगुलर फिल्टर पेपर्स को भी यूज़ कर सकते हैं। द वेल नोन एग्जाम्पल आर द वॉटमैन फिल्टर पेपर 1 एंड द वॉटमैन फिल्टर पेपर 2। मॉडिफाइड सेलुलोज पेपर को हम पोलर सब्सटेंसेस के सेपरेशन के लिए यूज़ करते हैं।
इसमें हम पेपर को जिस मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस को सेपरेट करना है उसके बेसिस पर मॉडिफाई करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द पेपर कंटेनिंग आयन एक्सचेंज रेजिन्स यूज्ड फॉर आयन एक्सचेंज. Example, cellulose cation and anion exchange papers. For separation of some hydrophobic substances, Kessel-Gur filter paper has been used. Other paper containing alumina or silica gel have also been used. ग्लास फाइबर पेपर्स को हम तभी यूज़ करते हैं जब सेपरेशन मिक्सचर में कोई ऐसा सब्सटेंस हो जो पेपर को ख़राब कर सकता है. इस पेपर का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसमें एनालिसिस टाइम सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाता है. मेम्ब्रेन फिल्टर्स आर यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ द मैक्रोमोलिक्यूल्स. एग्जाम्पल, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन. दिस टेक्निक यूटिलाइजेज द फैक्ट दैट हाई मॉलिक्यूलर वेट मटेरियल्स form a homogeneous immobilized film on the surface of the microporous carrier that is capable of specific interaction with the various substances. Mobile phase को चूज किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल टू बी सेपरेटेड. फॉर एग्जाम्पल, these are the commonly used mobile phases for the hydrophilic substances, hydrophobic substances, and the moderately polar substances. Coming to the working procedure, the first step is the selecting the suitable filter paper. As we have discussed, there are different filter papers. The second step is selecting a suitable mobile phase depending upon the materials to be separated. After selecting suitable filter paper and mobile phase, हम अपने सैंपल को प्रिपेयर करते हैं by dissolving it in the suitable solvent और फिर इसे पेपर के ऊपर स्पॉट करते हैं using a capillary tube. Then we will go for the chromatogram development by immersing the paper in the mobile phase. जैसे ही क्रोमेटोग्राम डेवलप हो जाता है, पेपर को पहले एयर ड्राई करते हैं और फिर डिटेक्टिंग एजेंट को स्प्रे करके स्पॉट्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं. सो दीज आर द डिफरेंट स्टेप्स. तो आइए डिस्कस करते हैं डिटेल में द क्रोमेटोग्राम डेवलपमेंट. There are various techniques by which we can develop chromatogram. For the development of chromatogram, the first and important technique is ascending chromatography. जो टेक्निक अभी हमने डिस्कस की उसे हम ascending chromatography के नाम से जानते हैं. इस टेक्निक में मोबाइल फेज को हम ऊपर की तरफ रन कराते हैं. इस टेक्निक में हम मोबाइल फेज को ऊपर की तरफ रन कराते हैं. इसमें हम मोबाइल फेज को क्रोमेटोग्राफिक टैंक में नीचे की तरफ प्लेस करते हैं यहाँ पर और पेपर को उसमें डिप करते हैं फॉर द सेपरेशन. ये है पेपर जो मोबाइल फेज में डिप किया हुआ है. मोबाइल फेज इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ रन करते हुए सेपरेशन को कर रहा है, इसीलिए हम इसे ascending chromatography कह रहे हैं. The second technique is the descending chromatography. Descending chromatography में मोबाइल फेज सॉल्वेंट को हम नीचे की तरफ रन करवाते हैं. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द सॉल्वेंट फ्लो जो नीचे की तरफ दिख रहा है. मोबाइल फेज सॉल्वेंट को हम नीचे की तरफ रन करवाते हैं एंड दिस इज द स्पेस for the mobile phase and this is the direction for the movement of the mobile phase. So this is known as the descending chromatography. इसका एडवांटेज ये है कि the development can be continued indefinitely even though the solvents runs off at the other end of the paper. इसका एडवांटेज ये है कि यहाँ पर हम
मोबाइल फेस को पेपर के एंड तक भी रन करवा सकते हैं। The next type of chromatogram development is ascending and descending chromatography। ये असेंडिंग और डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी का हाइब्रिड टेक्निक होता है। इसमें असेंडिंग पेपर को बीच से फोल्ड कर दिया जाता है। दिस इज़ द असेंडिंग टेक्निक एंड इट इज़ फोल्डेड यूजिंग अ ग्लास रॉड एंड देन डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी रन करवाई जाती है। दिस इज़ द पार्ट फॉर द डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी। The next is the radial paper chromatography। रेडियल पेपर क्रोमेटोग्राफी को सर्कुलर पेपर क्रोमेटोग्राफी भी कहा जाता है। इसमें हम क्लोज्ड पेट्री डिश को डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। स्पॉट को पेपर के सेंटर में लगाया जाता है। पेपर के सेंटर में स्पॉट लगाया जाता है और पेट्री डिश पर हॉरिजेंटली प्लेस कर दिया जाता है उसके by dipping the wick of the paper in the solvent. This is the wick and it is dipped into the solvent and the paper is placed over the petri dish horizontally. Solvent इसी wick की हेल्प से राइज होता है और कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के बाद कंसेंट्रिक सर्कुलर जोन्स बनाता है। The next technique is the two-dimensional chromatography। इसमें हम पेपर को स्क्वायर या रेक्टेंगुलर फॉर्म में कट करते हैं। स्पॉटिंग हम एक कोने में करते हैं और फिर क्रोमेटोग्राम को डेवलप करते हैं। इन द फर्स्ट रन वी विल run the mobile phase and develop the chromatogram। then secondary development के लिए हम पेपर को 90 डिग्री के एंगल पर की डायरेक्शन में मूव करते हैं और फिर से रन करवाते हैं। सॉल्वेंट सिस्टम दोनों ही केस में सेम होता है। सो दिस इज द टू डायमेंशनल क्रोमेटोग्राफी। फर्स्ट वी विल रन in this direction and then it is moved toward the 90 degree angle and then it is moved again। क्रोमेटोग्राफिक डेवलपमेंट के बाद स्पॉट्स का डिटेक्शन किया जाता है और हमारे पास बहुत सारे रिएजेंट्स अवेलेबल होते हैं स्पॉट डिटेक्शन के लिए। वी हैव रिएजेंट्स लाइक आयोडीन, ब्रोमोक्रिसॉल ग्रीन, निनहाइड्रिन फॉर द डिफरेंट डिटेक्शन ऑफ स्पॉट्स। आयोडीन वेपर्स से जो स्पॉट्स हमें मिलते हैं वो ब्राउन कलर के होते हैं और अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिटेक्ट करने के लिए हम आयोडीन चैम्बर का यूज़ कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो यूज़ द डाइक्लोरोफ्लोरोसिन। इसमें हमको येलो ग्रीन स्पॉट्स दिखते हैं यूवी लाइट के अंदर और मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ब्रोमोक्रिसॉल ग्रीन को यूज़ किया जा सकता है। इसमें भी हमें येलो स्पॉट्स दिखते हैं और इनको हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा स्टेरॉइड्स, एलिसाइक्लिक विटामिन्स, कैरोटीनॉइड्स के लिए भी डिफरेंट कलर्स के स्पॉट्स हमें मिलते हैं अगर हम एंटीमनी ट्राइक्लोराइड से का स्प्रे यूज़ करें तो। इसी सेम तरीके से अगर हमें एमिनो एसिड्स का सेपरेशन करना है और हम निनहाइड्रिन स्प्रे यूज़ करते हैं इन द ब्यूटेनॉल, then we will get the pink or purple color spots. So these are the different detection techniques which can be used in paper chromatography for the detection of the spots. Now coming to the different migration parameters. The first and important parameter is RF value. RF value is the ratio of the solutes distance traveled to the solvents distance traveled. इस माइग्रेशन पैरामीटर को हमने डिटेल में डिस्कस किया था थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में।
The second important parameter is RX value. पेपर क्रोमेटोग्राफी में ऐसे केसेस भी ऑब्जर्व किए जाते हैं जहां सॉल्वेंट फ्रंट पेपर के एंड्स के बाहर निकल जाता है या बाहर तक रन कर सकता है। फॉर एग्जांपल, ये हमने डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी में अभी समझा था। डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी में हम सॉल्वेंट को नीचे की तरफ रन कराते हैं और इस वजह से वो पेपर के एंड को भी क्रॉस कर जाता है। इस केस में हम RX वैल्यू माइग्रेशन पैरामीटर को कंसीडर करते हैं। RX is a relative retention value. RX is the ratio of the distance traveled by a substance to the distance traveled by a reference standard. अगर फॉर्मूले की बात करें तो RX is equal to the distance traveled by the sample divided by the distance traveled by the standard. और इसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा क्लोज टू 1 होती है, क्योंकि जो सॉल्वेंट फ्रंट है वो पेपर के एंड को भी क्रॉस कर जाता है। The third migration parameter is RM. RM value is the logarithmic function of the RF value. इसे हम यूज़ करते हैं ये पता करने के लिए that the compounds belongs to a homologous series or not. जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है डेल्टा RM is equal to the log 1 upon RF minus 1. So these are the different migration parameters in the paper chromatography: the RF value, the RX value and the RM value. Now what are the application of paper chromatography? The first and important application is it is used to check the control of the purity of the pharmaceuticals. The second important application is in the detection of the adulterants. Third, it is used to detect the contaminants in the foods and the drinks. Fourth, to study of the ripening and the fermentation. Fifth, for the detection of the drugs and the dopes in the animals and the humans. Sixth, for the analysis of the cosmetics. Seventh, for the analysis of the reaction mixtures in the biochemical labs. But the paper chromatography also have various limitations. The first and important limitation is that ओनली कि किसी भी वॉलेटाइल सब्सटेंस को हम पेपर क्रोमेटोग्राफी से सेपरेट नहीं कर सकते। दूसरा इम्पॉर्टेंट लिमिटेशन ये है कि ये बहुत सारे लार्ज अमाउंट के सैम्पल्स के साथ कॉम्पेटेबल नहीं हो सकता। इसके साथ कोई भी क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन नहीं कर सकते। किसी भी कॉम्प्लेक्स मिक्सचर्स को हम पेपर क्रोमेटोग्राफी पे सेपरेट नहीं कर सकते। इसका रिज़ल्ट लेस एक्यूरेट होता है एज़ कम्पेयर टू द HPLC, TLC और द HPTLC। और इसके साथ ही साथ जो क्रोमेटोग्राम हमने डेवलप किया है उसे हम बहुत ज़्यादा दिनों तक स्टोर नहीं कर सकते। सो दीज आर द डिफरेंट लिमिटेशंस ऑफ द पेपर क्रोमेटोग्राफी।